to the last topic of daily scan. In this video, we will be talking about monocropping. मोनोक्रॉपिंग यदि अपन देखा जाए तो एक ऐसा ट्रेंड हो चुका है जो ग्लोबल डायमेंशंस एक्वायर कर चुका है और इसका एक ही और एक कारण है, वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या कर चुके हैं कि अपनी नीड को बहुत ज़्यादा नैरोली डिफाइन कर चुके हैं, यानी कि जो आइटम्स अपन खाते हैं वो मेजरली कुछ ही सिर्फ, यदि अपन यूएन के डेटा देखा जाए तो 2/3 जितने भी ग्लोबल फूड प्लांट जो अपन खाते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 प्लांट की स्पीसीज से आते हैं। यदि ये ट्रेंड देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा वरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी ट्रेंड की वजह से आप देखोगे जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत बड़े लेवल पर थ्रेटन हो रही है। जब अपन ह्यूज स्केल पर एक ही क्रॉप को लगातार लगाते हैं तो ये जो ट्रेडिशनल जो प्लांट थे यहाँ पर उगते थे, उन सारे प्लांट की स्पेस को अपन ने ले लिया और इन्हीं 9 स्पीसीज ऑफ प्लांट को ये दे दिया, जिसमें राइस, व्हीट, शुगरकेन, मेज, पोटैटो, सोयाबीन, इस तरीके के क्रॉप्स जो अपन डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा हैं। उनमें भी यदि आप ज्यादा देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ सीरियल राइस और व्हीट ग्लोबली डोमिनेट करता है सबसे ज्यादा। अब इसमें भी यदि आप देखोगे तो कुछ वैरायटीज होती हैं, जैसे राइस में भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, बट फॉर एग्जांपल जैसे अपन केस ले, फॉर एग्जांपल इंडिया में अपन ने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? लेट 1960s, मतलब 1965 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले 1966 से के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट फेज में। तो यदि अपन इंडिया के सेंस से देखें तो इसे सबसे पहली बार नॉर्थ वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इफ आई लुक इनटू द एरिया, तो दिस वाज अ बेल्ट, यानी कि इट वाज द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये तीनों रीजन्स थे जहां पर पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहली बार राइस और व्हीट की हाई यील्डिंग वेराइटीज को यहां पर उगाया गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज। अब हुआ क्या, जब ये क्रॉप को यहीं पर बार बार लगाया गया तो इससे क्या हुआ, इसी ट्रेंड को अपन बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। एक ही प्लांट को बार बार सक्सेसिव उस एरिया में लगाया जाए। अब मोनोक्रॉपिंग की वजह से क्या हुआ, जितने भी ट्रेडिशनल वैरायटीज थे, फॉर एग्जांपल पल्सेस उगती थी, मेज उगती थी, वो यहां से डाइवर्ट हो गई। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ राइस भी उगते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया में माना जाता है 1000 से ज्यादा वैरायटीज ऑफ राइस प्रेजेंट थी। अब बिकॉज हाई यील्डिंग राइस आ गया, सारी की सारी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस विलुप्त हो गई हैं, अभी उनका मेन मार्केट में यूसेज नहीं है और अपन सिर्फ HYV वैरायटीज को ही खाते हैं। अब ये सारी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जो लॉन्ग टर्म प्लांट की और एनवायरनमेंट की बेनिफिशियल के लिए इंपॉर्टेंस था, बट ये खत्म हो रहा है। यानी कि सिर्फ स्पीसीज की ही, इंटर स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, इवन इन द स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज के अंदर की जो डाइवर्सिटी होती है, जीन्स की डाइवर्सिटी, वो आगे वाले समय में बहुत ज्यादा कम होते जा रही है इसी मोनोक्रॉपिंग के ट्रेंड की वजह से। अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। यदि अपन देखें इन एरिया में सारे के सारे रीजन्स में क्या किया गया, मोनोक्रॉपिंग अडॉप्ट किया गया। यानी कि जब एक ही क्रॉप को बार बार उगाया गया तो यहां पर जैसे कि राइस उगाया गया, ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो क्या हुआ, वाटर की एक्सट्रीम शॉर्टेज हो चुकी है। ग्राउंड वाटर टेबल हरियाणा और पंजाब का बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुका है। इसके अलावा बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड करना पड़ा, इंसेक्टिसाइड करना पड़ा, जो इवेंचुअली क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन में एंटर करी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें जरूर हार्म कर रहा है। बायो एक्यूमुलेट करके हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर इंपैक्ट्स हैं। सबसे एक डायरेक्ट कॉस्ट, जितना ज्यादा इनका यूज हो रहा है, सबसे डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट बढ़ रहा है। ये एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी पॉकेट में ला रहा है। तो इसी वजह से जो मोनोक्रॉपिंग ट्रेंड है एक प्रॉब्लमैटिक है, ऐसा अपन को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो यदि अपन देखें, जैसा अपन ने एक एग्जांपल देखा कि बायोडाइवर्सिटी बोथ एट द लेवल ऑफ स्पीसीज, एट द लेवल ऑफ जीन्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एक ही एक क्रॉप उगाया जाता है तो जो न्यूट्रिएंट होता है डिप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मली लेग्यूम्स प्लस राइस का कॉम्बिनेशन होता था, तो लेग्यूम्स क्या करते थे, जो बेसिकली ये अमोनिया को फिक्स कर देते थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थे, तो
इनकी शॉर्टेज नहीं होती थी सॉइल में, तो कंटिन्यूसली जो सॉइल रहता था रिप्लेनिश होते रहता था। बट अब वो नहीं हो रहा है। एक ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स क्या होता है, आप यहां पर यूज करोगे तो वाटर सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। एक सिंपल लॉजिक ये है, आप जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको वाटर यूज करना पड़ेगा इन द, यदि अपन लेमैन भाषा में बात करें, क्योंकि आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज इन जो सारी स्पीसीज है इंपैक्ट होंगी। इसी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस ईल्ड करते करते क्या हो रहा है, इनकी जो ईल्ड है, वो प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसी वजह से एक मेजर जो आइडिया प्रपोज किया गया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज द नीड, और इसके अपन बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी वजह से कैसे ये बहुत एस्पेक्ट में बेनिफिशियल करेगा। और इसके अलावा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप एंड इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग को भी प्रमोट किया जा सकता है इसी मेथड में। फॉर एग्जाम्पल, अब यदि अपन समझे फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इन प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करने से। कैसे बढ़ेगी, यदि देखो ट्रेडिशनली आप एक क्रॉपिंग यूज करते हो, तो ये मोनोक्रॉपिंग का कौन से क्रॉप्स अडॉप्ट किए जाते हैं, फार्मर्स ट्रेडिशनली 2 या 3 वैरायटी के क्रॉप्स जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, जैसे राइस, यही राइस की ट्रेडिशनल वैरायटी उगाते जाएंगे। अभी जो नई वैरायटी आ गई है या HYV की तरफ शिफ्ट हुए हैं, बस इतना ही परिवर्तन आया है, बट कोई भी मेजर इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया है क्रॉप की ओर। तो क्या हो रहा है, इन्हें वही एक स्टेबल इनकम लो तरफ मिलते रहती है। इस वजह से क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज सरकार प्रोक्यूर कर लेती है बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, इस वजह से ये यही उगाए जा रहे हैं। बट यदि कुछ ऐसे प्लांटेशन क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया जाए जिससे इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दैट कुड बी एन अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग द इनकम। यदि आप समझो 86% ऑफ जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, और इनकी इनकम जो बड़े फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स, उनकी इनकम से मात्र 13% ही है। इतनी ज्यादा कम इनकम है। तो जरूरत क्या है, यदि डबलिंग इनकी इनकम करना है तो इन फार्मर्स को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और सिर्फ गेहूं और अनाज से ये नहीं होगा, बट यदि इन पर मान लो इन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए और ये कुछ और उगा ले, तो क्या इनसे प्रोक्योरमेंट करना आसान होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन नहीं बैठी हुई है। तो सरकार को क्या करना होगा, कुछ अलग इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, जैसे कि या तो हाइपर लोकल मंडीज बनाना पड़ेगा, यानी कि कुछ मेजर मंडीज इन द, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रीजन है, इस रीजन में कुछ एक पर्टिकुलर लेट से चना उगा लिया गया और इस एरिया पर चना से रेस्ट ऑफ द नियर बाई एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे कि हब एंड स्पोक मॉडल पर किया जाए। इस तरीके की टेक्निक और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इज द नीड ऑफ द आवर्स। और इसी तरीके से यदि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दे फार्मर्स को, तब ये किया जा सकता है, नंबर 1। बट इसके अलावा पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन, जो हब एंड स्पोक मॉडल की अपन बात करें, उस तरीके का होना चाहिए। बट इसके साथ अपन ने ऑलरेडी देख लिया, जितने ज्यादा डाइवर्स क्रॉप होंगे न्यूट्रिएंट लेवल के लिए अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी क्यों रहेगा, क्योंकि यदि एक क्रॉप मान लो खराब हो जाता है, एक की इनकम अचानक से कम हो जाती है, जो रेट मार्केट में चल रहा है कम हो जाता है, तब भी एटलीस्ट दूसरा एक ऐसा क्रॉप रहेगा जिससे एक सिग्निफिकेंट अर्न की जा सकती है। इसी वजह से जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहे उतना बेटर रहेगा। ऐसा बोला भी जाता है कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन अवर सेम बास्केट, बट हो क्या रहा है, हमारे जो फार्मर्स हैं, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सारे एग्स एक ही बास्केट में पुट किए जा रहे हैं, और कुछ पॉलिसी कंस्ट्रेंट, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होते जा रहा है। अब एक कुछ एग्जांपल्स मुझे मैंने देखे थे विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप मैरीगोल्ड और टोमेटोज को साथ में उगाते हो, तो मैरीगोल्ड की वजह से एक जो पंजेंट स्मेल होती है, उसकी वजह से बहुत सारे निमाटोड्स नहीं आते हैं, और इसी वजह से टोमेटो का हार्वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इंटरक्रॉपिंग के साथ अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स हैं, उसका कम कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, नेट इंसेक्टिसाइड का कंजम्पशन कम होगा, और इसी की वजह से आप देखोगे एक मेजर कॉस्ट तो कम होगा ही, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम होगा, और इसी की वजह से आप बोल सकते हो प्रॉफिट भी कम बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा ही बुलवॉर्म अटैक जो इवन बीटी कॉटन्स में भी आजकल हो रहा है, तो इसमें पाया गया है कुछ ट्रैप क्रॉप्स, जैसे कि यदि ब्लैक पी को लगा दिया जाए
तो क्या होता है, ये भी इसी टाइप का इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है और इससे कॉटन में जो अटैक होता है वो रुक जाता है, कम हो जाता है और इसी वजह से कॉटन की यील्ड बढ़ जाती है। तो बेसिकली देयर इज अ मल्टी प्रोंग्ड एडवांटेज, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, जो अपन इंटरक्रॉपिंग से एक्सप्लोर करते हैं। यहीं पर गवर्नमेंट और कस्टमर्स दोनों का रोल आता है। कस्टमर्स का रोल क्या आता है, एक क्या रहता है, बिकॉज दे आर सफिशिएंट मार्केट, तो एक रोल आता है अवेयरनेस का, एक रोल आता है कंजम्पशन का, दोनों तरीके से रोल आता है। गवर्नमेंट का रोल आता है बेसिकली पॉलिसी पर्सपेक्टिव से और एक फैसिलिटेटिव रोल प्रोवाइड करना, जहां पर ये फ्रेमवर्क दे सके जिससे कि सारा का सारा अरेंजमेंट हो, प्रॉपर सीट्स मिले, इनपुट्स मिले, मार्केट सेटअप हो, एक सप्लाई चेन स्टैब्लिश किया जा सके। ये सब रोल में गवर्नमेंट का रोल आता है। तो दैट इज इट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमारी सिर्फ एक बेसिक नीड नहीं है, बल्कि फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नीड है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल नीड है। इसी वजह से जरूरत है कि अपन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर एक नेसेसरी स्टेप ले और इसके अकॉर्डिंग जितने भी रिक्विजिट पॉलिसी एंड अदर्स जो रिक्विजिट स्टेप्स हैं वो सरकार को लेने की जरूरत है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।